हाँ जी, ये है हमारा यूनिट नंबर 1 का टॉपिक नंबर 3। हम पढ़ रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट का आज हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, ये हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ओके, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कहते हैं एक कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए काफी सारे लॉज और राइट दिए गए हैं। मतलब काफी सारे लॉज बनाए गए हैं एक कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, इसी के साथ साथ कंज्यूमर्स को काफी सारे राइट्स दिए गए हैं। उन्हीं के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर में। अगर किसी कंज्यूमर के राइट का वायलेशन होता है तो उसका निपटारा करने के लिए भी क्या बनाए हैं, ग्रीविनेंस सेल बनाए गए हैं। ग्रीविनेंस सेल वो 3 लेवल पे बनाए गए हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे। ठीक है, जिसको आप लोग जानते हो कंज्यूमर कोर्ट के नाम से। किसके नाम से जानते हो? कंज्यूमर कोर्ट के नाम से जानते हो। तो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं क्या लॉ बने हैं, क्या राइट है, किस किस लेवल पर हमारी ग्रीविनेंस सेल होती हैं, डिस्ट्रिक्ट पे, स्टेट पे, नेशनल पे। ठीक है, और कितनी कितनी अमाउंट तक की जो प्रॉब्लम है, ठीक है, या फिर कंप्लेन है, कहाँ की जा सकती है, डिस्ट्रिक्ट पे कितने की, स्टेट पे कितने की, नेशनल पे कितने की, ये हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि व्हाट इज लॉ। लॉ, नियम होता क्या है? कहता लॉ मीन्स रूल made by the authority for the proper regulation of the community or society for correct conduct in life। ठीक है, कहता है कि लॉ क्या होते हैं? लॉ वो नियम होते हैं जो कि किसके द्वारा बनाए जाते हैं? अथॉरिटी, अधिकारियों के द्वारा बनाए जाते हैं। किसके लिए? प्रॉपर मतलब सिस्टमेटिक वे में। जहां रूल्स होंगे वहां हम लोग सिस्टमेटिक वे में काम करते हैं। ठीक है, जहां रूल्स नहीं होते वहां हम हैफहजार्ड मैनर में काम करते हैं, अनसिस्टमेटिक वे में काम करते हैं। तो क्या कहते हैं कि सोसाइटी को प्रॉपर वे में और कम्युनिटी को सिस्टमेटिक वे में चलाने के लिए, ठीक है, अधिकारियों के द्वारा, सॉरी एक सेकेंड, अथॉरिटीज के द्वारा क्या बनाए गए हैं? कुछ रूल्स बनाए गए हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं? लॉ कहते हैं। ठीक है, लॉ इज डिफरेंट फ्रॉम एक्ट। एक्ट और लॉ में फर्क होता है। इट इज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, स्टेटस कॉमनली कॉल्ड ए लॉ। ठीक है, enacted as primarily legislation by national or sub-national parliament, it sets out the main objectives which the legislation intended to achieve। जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एक्सेट्रा। कहने का मतलब क्या है? सबसे पहले कोई चीज आपने लॉ प्रेजेंट करना है तो सबसे पहले वो एक बिल होता है। आपने मान लो कोई लॉ बनाना है, ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई लॉ बनाना है तो सबसे पहले वो एक बिल की फॉर्म में, जिसको हम लोग हिंदी में विधेयक कहते हैं, वो प्रेजेंट किया जाएगा आइदर ऑफ द हाउस इन द पार्लियामेंट। आइदर ऑफ द हाउस इन द पार्लियामेंट का मतलब क्या है कि इट कैन बी प्रेजेंटेड बाय द लोकसभा और द राज्यसभा। भी किसी के द्वारा भी प्रेजेंट किया, किसी के मेंबर के द्वारा भी प्रेजेंट किया जा सकता है। या तो लोकसभा में पहले प्रेजेंट किया जा सकता है या फिर राज्यसभा में। ठीक है, सबसे पहले कोई भी बिल कहां जाएगा? पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में क्या होती है? हमारी लोकसभा और राज्यसभा। मान लो पहले लोकसभा में गया, लोकसभा की जो मेजोरिटी है 2/3 मेजोरिटी से वो पास होना चाहिए। 2/3 मेजोरिटी से पास होने के बाद वो जाएगा राज्यसभा के पास। राज्यसभा उसको क्या करेगी? 2/3 मेजोरिटी से वो पास करेगी। देन इट विल गोज विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पीओआई के पास जाएगा। पीओआई को लगता है कि दिस बिल शुड बी कन्वर्टेड इनटू एन एक्ट और लॉ, तो वो क्या करेगा? उसके ऊपर साइन कर देगा। तब प्रेसिडेंट के साइन करने के बाद ही कोई विधेयक या बिल क्या बन जाता है? एक्ट या नियम बन जाता है। समझ में आई मेरी बात यहां तक? हाँ जी सर। ओके, तो आपको पता चल गया कि कोई स्टार्टिंग में कोई भी चीज, कोई बिल होती है, वो प्रेसिडेंट के पार्लियामेंट में पेश किया जाता है, पार्लियामेंट में लोकसभा या फिर राज्यसभा। ठीक है, तो उनकी मेजोरिटी से पास होता है, एक में पास होकर दूसरे में जाएगा, दूसरे से पास होने के बाद अगर जब इन दोनों से पास हो जाता है, ठीक है, दोनों से पास होने के बाद फिर पीओआई के पास जाता है। पीओआई अपनी कंसेंट देता है विद द सिग्नेचर। अगर पीओआई को ठीक लगता है तो वो साइन कर देता है। अदरवाइज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज द राइट टू कीप एनी बिल विद हिम। प्रेसिडेंट के पास भी राइट रहता है कि कोई भी बिल वो किसके लिए पास रख ले, अपने पास रख सकता है। उसके पास ये वीटो पावर्स होती हैं। उसके पास क्या होती हैं? ये वीटो पावर होती हैं। जो बिल अपने पास रखेगा उस वीटो पावर को हम लोग कहते हैं जेबी वीटो।
कौन सी वीटो? जेबी वीटो हम लोग कहते हैं। वो बिल को ना तो पास करेगा ना ही रिजेक्ट करेगा, बस अपने टेबल पे पास रखे रहेगा, उस पर कोई रिएक्शन नहीं देगा। उसको हम लोग कहते हैं वीटो पावर। कौन से वाली पावर? जेबी वीटो बोलते हैं उसको। ठीक है, अब कंज्यूमर क्या होता है? कंज्यूमर रेफर्स टू एनी इंडिविजुअल और हाउस होल्ड दैट यूज गुड्स सर्विसेज जनरेटेड विद इन द इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमी में पैदा हुई जो भी गुड्स और सर्विसेज है उसको यूज करने वाला इंडिविजुअल और हाउस होल्ड क्या कहलाता है? कंज्यूमर कहलाता है। तो कंज्यूमर कौन हुआ? एक इकोनॉमी में पैदा हुई गुड्स और सर्विसेज को यूज करने वाला इंडिविजुअल हो, हाउस होल्ड हो, क्या बन जाएगा? कंज्यूमर बन जाएगा। कंज्यूमर इज डिफाइंड एज समवन हु acquired goods or services for direct use or ownership rather than for resale or use in production and manufacturing। उस आदमी को कंज्यूमर कहा जाएगा जो क्या करता है? एक्वायर करता है गुड्स और सर्विसेज को कंजम्पशन के लिए। ठीक है, उसको रीसेल के लिए नहीं लेता, ना ही उसको फर्दर प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग में यूज करता है। एक आदमी कंज्यूमर कब बन जाएगा? जब कोई वो गुड्स को एक्वायर करेगा फॉर द पर्पस ऑफ डायरेक्ट कंजम्पशन, डायरेक्ट यूज या फिर ओनरशिप के लिए। ठीक है, रेदर देन वो आगे रीसेल के लिए नहीं बाय करेगा उसको, ना ही उसको यूज करेगा फर्दर प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। तो वो आदमी क्या कहलाएगा? कंज्यूमर कहलाएगा, जो डायरेक्ट ओनरशिप और कंजम्पशन के लिए उसको खरीदेगा। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन योर फादर बाइज एप्पल फॉर यू एंड यू कंज्यूम देम, योर फादर एज वेल एज योर सेल्फ आर ट्रीटेड एज, दोनों के दोनों क्या माने जाओगे? कंज्यूमर माने जाओगे। ठीक है, सेम थिंग अप्लाइज टू हायरिंग ए टैक्सी टू गो टू योर स्कूल। अब टैक्सी को हायर तो आपके फादर ने किया, बिल वो पे कर रहे हैं, परंतु यूज कौन कर रहा है? आप कर रहे हो। तो यहां पर फादर और डॉटर या सन दोनों के दोनों क्या है? कंज्यूमर कहलाएंगे। ठीक है, तो कंज्यूमर कौन होगा? जो आदमी डायरेक्टली कंज्यूम करने के लिए चीजों को खरीदेगा, उसको रीसेल करने के लिए नहीं होगा, और ना ही उसको प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग चीजों में आगे यूज करने के लिए बाय करेगा। ठीक है, डेफिनेशन आती है, कंज्यूमर मीन्स एनी पर्सन हु बाइज गुड्स any goods for a consideration which has been paid or promised or partially paid and partly promised or under a system of deferred payment। अब कंज्यूमर कौन होगा? ठीक है, कंज्यूमर उस आदमी को कहेंगे हु बाइज एनी गुड्स, कोई भी वस्तु खरीदता है, फॉर ए कंसिडरेशन, कुछ देता है तो कुछ लेता है, मतलब पे किया तभी वो सामान लेगा। विच हैज बीन पेड, जो कंसिडरेशन है तो पे कर दिया, या फिर प्रॉमिस कर दिया कि दे दूंगा, या फिर आधा पे कर दिया, या फिर आधा दे दिया, आधे का पे करने का वादा कर दिया। ठीक है, या फिर डेफर्ड सिस्टम है, फ्यूचर में पे करने का सिस्टम है। ठीक है, तो वो आदमी क्या कहलाएगा? कंज्यूमर कहलाएगा, जो वस्तुएं इस तरीके से खरीदता है कंसिडरेशन के बदले में। कंसिडरेशन का मतलब क्या है? प्रतिफल। भी कुछ दिया है, गुड्स लिए तो पैसे दिए हैं। ठीक है, वो पैसे किस रूप में दिए हो सकते हैं? वो फुली पेड भी हो सकते हैं, वो प्रॉमिस क्या हो सकता है कि बाद में फ्यूचर में दूंगा। ठीक है, वो पार्शली पेड भी हो सकते हैं, वो क्या हो सकते हैं? अंडर इंस्टॉलमेंट भी हो सकते हैं। जिससे हायर्स एनी सर्विसेज फॉर ए कंसिडरेशन विच हैज बीन पेड और प्रोमिस्ड और पार्शली पेड एंड पार्शली प्रोमिस्ड अंडर ए सिस्टम ऑफ डेफर्ड पेमेंट। अब ऊपर गुड्स के बारे में बात कर रहा था, यहाँ सर्विसेज के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग सर्विसेज बाय करते हैं। ठीक है, कोई भी सर्विसेज हो सकती है। कैसी सर्विसेज होती है? जैसे आप लोग पढ़ाते हैं, ठीक है, एक टीचर अपनी सर्विसेज देता है। ठीक है, अब एक उसका स्टूडेंट क्या कह सकता है कि सर फी मंथ के एंड में दूंगा। वो क्या कर रहा है? सर्विसेज अपनी प्रोवाइड कर रहा है, प्रॉमिस कर रहा है कि मैं पे करूंगा। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो वेरी फर्स्ट डे सर को फीस देके जाएंगे। ठीक है, कुछ होंगे सर हाफ जमा कर लो, हाफ हम मंथ के एंड में देंगे। कुछ बोलेगा कि सर आई विल पे इन इंस्टॉलमेंट। तो यहां पर क्या है? हायर एनी सर, आपने कोई सर्विसेज हायर की है किसी कंसिडरेशन के बदले में, जिसके बदले में या तो पैसे आपने अभी दे दिए, या फिर पार्शली पे कर दिए। ठीक है, या फिर प्रॉमिस कर दिया कि आई विल पे इन द फ्यूचर। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? कंज्यूमर कहलाएगा, जो ये गुड्स भी ले गुड्स लेगा या फिर सर्विसेज लेगा। अब कंप्लेंट क्या होती है? ठीक है, अब सामान लोगे तो उसमें कोई ना कोई कमी आएगी, उस कमी की या डेफिशिएंसी की आप क्या करोगे? आप कंप्लेन करोगे। अब कंप्लेंट में किस चीज को काउंट किया जाएगा, ये हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, कंप्लेंट का मतलब क्या होता है? एलिगेशन इन राइटिंग मेड बाय ए कंप्लेंट दैट, भाई एलिगेशन लगा रहे हो आप। कंप्लेंट का मतलब क्या कर रहे हो? रिटर्न राइटिंग में क्या दे रहे हो? एलिगेशन लगा रहे हो किसी के ऊपर,
अब कंप्लेंट किस चीज के बारे में हो सकती है? एन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस हैज बीन अडॉप्टेड बाय एनी ट्रेडर और सर्विस प्रोवाइडर। आपके साथ जो सर्विस प्रोवाइडर था उसने अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की हैं या फिर रिस्ट्रिक्ट, ठीक है, आपको कोई भी सर्विस प्रोवाइड करते समय आपको कोई भी जो सर्विस प्रोवाइडर था आपका, उसने आपके साथ क्या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, ठीक है, या फिर रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस क्या की हैं, यूज की है। सेकेंडली, द गुड्स बोट बाय हिम और एग्रीड टू बी बोट बाय हिम सफर फ्रॉम वन और मोर डिफेक्ट। आपने जो भी गुड्स बाय की है, ठीक है, या फिर बाय करनी है, वो किसमें क्या है, डिफेक्ट है। डिफेक्ट कैसे है? मान लो आपने कोई भी चीज ली, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं कि आप लोगों ने सूट बाय किया, सूट का कपड़ा बाय किया, ठीक है, तो आपने घर आकर देखा कि उसमें तो मल्टीपल कट्स लगे हुए हैं, हल्के हल्के छोटे छोटे, तो वहां पर क्या पाए गए हैं, डिफेक्ट्स पाए गए हैं, आपकी गुड्स में क्या पाए गए हैं, डिफेक्ट्स पाए गए हैं। थर्ड वन कह सकते हैं हम, द सर्विसेज हायर्ड और अवेल्ड और एग्रीड टू बी हायर्ड अवेल्ड बाय हिम सफर फ्रॉम डेफिशिएंसी इन रिस्पेक्ट। आपने जो सर्विसेज ली हैं या हायर की हैं उसमें डिफेक्ट है। उसका एग्जांपल ये हो सकता है, आपने होटल में रूम लिया रेंट पर, ठीक है, होटल का रूम लिया रेंट पर, वहां पर गर्मियों के दिन है, ठीक है, तो आपने एसी रूम लिया है, परंतु वहां पर एसी क्या है, एसी खराब है, उसका उसका एसी वर्क नहीं कर रहा, या फिर सर्दियों की बात है तो हीटर वर्क नहीं कर रहा। ये क्या है, ये डेफिशिएंसीज है। इनके बारे में क्या हो सकती है, कंप्लेन हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट वन आता है हमारा, ए ट्रेडर और सर्विस प्रोवाइडर एज द केस में बी हैज चार्ज्ड फॉर द गुड्स और द सर्विसेज मेंशन इन द कंप्लेंट ए प्राइजेस इन एक्सेस ऑफ द प्राइस। जितना प्राइस आपका लिस्ट प्राइस था, अब आपको भी पता है कोई भी आदमी लिस्ट प्राइस से ज्यादा आपसे चार्ज नहीं कर सकता, इसके लिए भी आप क्या कर सकते हो, मेंशन प्राइस से ज्यादा अगर वो पैसा आपसे लेता है तो आप उसकी कंप्लेन कर सकते हो। पांचवा पॉइंट, गुड्स या सर्विसेज विच विल बी हजार्ड्स, जो आपके लिए खतरनाक हैं, ठीक है, ऑफ टू लाइफ, जो लाइफ को नुकसान पहुंचा सकती हैं, सेफ्टी व्हेन यूज्ड और बीइंग ऑफर्ड फॉर सेल टू द पब्लिक। अब ऐसी कोई गुड्स जिस या सर्विसेज, ठीक है, जो हजार्ड्स टू लाइफ है, जिससे जीवन को नुकसान हो सकता है, उसकी सेफ्टी के बारे में ना बताना भी क्या है, के खिलाफ भी कंप्लेन हो सकती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे गली मोहल्लों में लगा लो कि फिनाइल बेचने वाले आते हैं, ठीक है, अब अगर फिनाइल की बोतल के ऊपर आप देखोगे कि हाउ टू यूज लिखा होता है, अगर ऐसी प्रिकॉशंस ना बताई जाए हाउ टू यूज की, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नुकसान हो सकता है। नुकसान हो सकता है तो उसके खिलाफ क्या की जा सकती है, कंप्लेन की जा सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग कहें, आप सभी को पता है कि जब भी हम खांसी की दवाई लेते हैं, ठीक है, इससे हमें थोड़ा नशा होता है, ठीक है, इसके ऊपर स्पेशली मेंशन होता है कि अगर आप अडल्ट को दे रहे हो तो 1 से 2 ढक्कन देने हैं, अगर आप किसी बच्चे को दे रहे हो तो आप कहोगे हाफ स्पून देना है। अगर ये चीजें मेंशन ना हो और आप बच्चे को भी सेम डोज दे दो, ठीक है, तो हो सकता है कि बच्चे को कोई नुकसान हो जाए, ज्यादा ओवरडोज होने का नुकसान हो जाए। अगर ये चीजें मेंशन ना हो तो आप उसके खिलाफ क्या कर सकते हो, कंप्लेन कर सकते हो। तो कंप्लेन का मतलब क्या है, वो एलिगेशन जो आपने सामान बाय किया, सर्विसेज ली, ठीक है, या फिर यूज की, या फिर कोई ऐसी गुड्स बाय की जो हजार्ड्स टू लाइफ थी, उसके बारे में प्रॉपरली आपको अवेयर नहीं किया गया, या फिर आपने जो गुड्स और सर्विसेज ली हैं उनमें डिफेक्ट पाया गया है, इन सबके खिलाफ आप क्या कर सकते हो, कंप्लेंट कर सकते हो, ठीक है। अब कंप्लेंट का मतलब, कंज्यूमर और एनी वॉलंटरी कंज्यूमर एसोसिएशन रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 और द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट, one or more consumers where there are numerous consumer having the same interest. In case of a death of a consumer, his legal heir or representative who or which makes a complaint. अब यहाँ पे ये है, ठीक है, ये बात है who can complain, कंप्लेन कौन कर सकता है, कंप्लेन कौन करेगा, एक कंज्यूमर करेगा, ठीक है, या फिर कंज्यूमर एसोसिएशंस बनी हुई हैं, वॉलंटरी कंज्यूमर एसोसिएशंस बनी हुई हैं अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 के तहत, वो मिलकर कंप्लेन कर देंगे अपने किसी मुद्दे पर, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, ठीक है, या फिर एक या एक से ज्यादा जो कंज्यूमर है जिनका सेम इंटरेस्ट है,
मान लो अपा सभी ने मिलकर एक गुड्स सेम चीज ली, ठीक है, सभी में क्या पाएगा, फॉल्ट पाया गया, तो हम लोग ग्रुप बनाकर क्या कर सकते हैं, इसकी कंप्लेन कर देंगे। तो क्या वहां पर क्या होगा, वन और मोर कंज्यूमर वेयर देयर आर नुमेरियस, कई कंज्यूमर भी हो सकते हैं जिनका सेम इंटरेस्ट हो, ठीक है। हो सकता है कि कोई गुड्स यूज करने से, ठीक है, कंज्यूमर की डेथ हो गई किसी की, तो उसका लीगल हेयर और द रिप्रेजेंटेटिव हु और मेक, वो क्या कर सकता है, कंप्लेन कर सकता है। तो यहाँ पर ये सब लिखा हुआ था, ऊपर पड़ेगी कंप्लेन किस किस चीज के खिलाफ की जा सकती है, यहाँ पे पढ़ा कि कौन कंप्लेन कर सकता है, ठीक है। अब कंज्यूमर को किसको नहीं कहोगे, अपन ने पढ़ा कि जो बंदा डायरेक्टली वस्तुएं गुड्स और सर्विसेज यूज करने के मकसद से चीजें खरीदता है वो कंज्यूमर होता है, परंतु कंज्यूमर कौन नहीं हो सकता, अ पर्सन हु परचेज गुड्स फॉर रीसेल, जो आदमी रीसेल के लिए खरीदे वो कंज्यूमर नहीं है। सेकंड, अ पर्सन हु परचेज गुड्स फॉर कमर्शियल पर्पस से खरीदे, व्यापार करने के पर्पस से खरीदे, वो भी नहीं हो सकता। अ पर्सन हु ऑब्टेन सर्विसेज विदाउट कंसिडरेशन, फ्री में कोई सर्विसेज ले रहा है, एक आदमी कोई फ्री में सर्विसेज ले रहा है और उसमें कोई डिफेक्ट पाया गया तो उसके खिलाफ हम कंप्लेन नहीं कर सकते, तो वो कंज्यूमर नहीं कहलाएगा। अ पर्सन हु ऑब्टेन सर्विसेज अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल सर्विसेज, अब पर्सनल सर्विसेज के तहत आप क्या ले रहे हो, कुछ सर्विसेज ले रहे हो, तो आप कंज्यूमर नहीं कहलाओगे। आप किसी के होममेड, जैसे आजकल आप के वहां तो होम ट्यूटर का ज्यादा वो है, ठीक है, आप होम ट्यूटर की पर्सनल सर्विसेज ले रहे हो, ठीक है, वहां कोई डिफेक्ट पाया गया या फिर उसने आपके बच्चे को सही नहीं पढ़ाया, ठीक है, या फिर कोई और दिक्कत है, तो आप उसकी कंप्लेन नहीं कर सकते, आप कंज्यूमर नहीं कहलाओगे। टैक्स पेयर टू द म्युनिसिपैलिटी, अब म्युनिसिपैलिटी को टैक्स पे करने वाला कंज्यूमर नहीं कहलाएगा, कॉन्ट्रैक्टर कंज्यूमर नहीं कहलाएगा, एप्लीकेशन फॉर जॉब देने वाला कंज्यूमर नहीं होगा, ठीक है, जो कोर्ट में सूट फाइल करता है वो भी कंज्यूमर नहीं होगा कोर्ट के लिए, ठीक है। तो कंज्यूमर कौन नहीं हो सकता, जो गुड्स रीसेल के लिए बाय करता है, कमर्शियल पर्पस के लिए बाय करे, बिना कंसिडरेशन के सर्विसेज प्राप्त करे, ठीक है, पर्सनल सर्विसेज प्राप्त करे, टैक्स पेयर टू म्युनिसिपैलिटी, ठीक है, वो भी कंज्यूमर नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर भी कंज्यूमर नहीं है, जॉब के लिए अप्लाई करने वाला भी कंज्यूमर नहीं है, ठीक है, कोर्ट में केस फाइल करने वाला भी कंज्यूमर नहीं है, ये कंज्यूमर की कैटेगरी में नहीं आते, ठीक है। अब कंज्यूमर लॉ क्या होता है, कहता है कंज्यूमर लॉ रेगुलेट्स प्राइवेट लॉ रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल कंज्यूमर्स एंड द बिजनेस दैट सेल दोज गुड्स एंड सर्विसेज। अब कंज्यूमर लॉ क्या होता है, उपभोक्ता से संबंधित नियम क्या होते हैं, कंज्यूमर लॉ क्या करता है, रेगुलेट करता है प्राइवेट लॉ रिलेशनशिप किसके बीच में, इंडिविजुअल कंज्यूमर के बीच में, और बिजनेस दैट सेल गुड्स एंड सर्विसेज। अब यहां पर क्या है, ये गुड्स और सर्विसेज प्राप्त करता है, ये सेल करता है, इनके बीच में जो रिलेशनशिप है उसको गवर्न करने का जो लॉ है वो कंज्यूमर लॉ कहलाता है। यानी कि एक आदमी जो सामान बेच रहा है, बिजनेस है वो, ठीक है, और एक आदमी जो सामान रिसीव कर रहा है, उसको यूज कर रहा है, वो कंज्यूमर है। तो इन दोनों के रिलेशनशिप गवर्न करने वाला जो प्राइवेटली लॉ है वो कंज्यूमर लॉ कहलाता है। जैसे आईटी डील विद क्रेडिट रिपेयर, डेट रिपेयर, प्रोडक्ट सेफ्टी, सर्विस एंड सेल कॉन्ट्रैक्ट, बिल कलेक्टर रेगुलेशन, प्राइसिंग, यूटिलिटी टर्न ऑफ, कंसोलिडेशन, पर्सनल लोन्स may lead to bankruptcy and much more। अब आपका ये है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, रिपेयर, डेट रिपेयर, प्रोडक्ट सेफ्टी, सर्विस एंड सेल्स कॉन्ट्रैक्ट, बिल कलेक्टर रेगुलेशन, प्राइसिंग, यूटिलिटी, कंसोलिडेशन, पर्सनल लोन, बैंक्रप्सी एंड मच मोर, इनके साथ वो क्या करता है, डील करता है, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन का जो एक्ट है बच्चों वो है 1986, ठीक है। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन होता क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब क्या है, सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट एंड राइट्स ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर को क्या करना है, आपने सुरक्षित करवाना है, ठीक है, क्या करना है, बचाना है, उसके इंटरेस्ट को बचाना है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब क्या है, सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट एंड राइट ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर के जो राइट्स हैं, अधिकार हैं, उसको सेफ करना, उसको सेफ्टी प्रोवाइड करना, उसके इंटरेस्ट को सेव करना, क्या कहलाता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन कहलाता है। In other words, it refers to the measure adopted for the protection of consumer from unscrupulous and unethical malpractices by the business and to provide them speedy redressal of their grievances। कहता है दूसरे शब्दों में अगर हम कहें, ठीक है, तो ये वो मेजर्स अपनाता है कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए,
ठीक है, जो कि एक बिजनेस के द्वारा अपनाए जाते हैं। एक बिजनेस क्या यूज कर सकता है, अनएथिकल माल प्रैक्टिसेस यूज कर सकता है, अनस्क्रप्चरस यूज कर सकता है, ठीक है। और उसके लिए इनको स्पीडी रिकवरी, रिड्रेसल का मतलब क्या है, एक ऐसा ग्रीविनेंस प्रोवाइड करता है 3 लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पर, जहां एक कंज्यूमर क्या कर सकता है, एक बिजनेस के द्वारा किए गए अनएथिकल माल प्रैक्टिसेस के लिए क्या कर सकता है, कंप्लेन कर सकता है। 3 लेवल पे कंप्लेन होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या हुआ, कंज्यूमर के जो राइट हैं, एक बिजनेस के द्वारा कंज्यूमर के साथ किए गए जो अनएथिकल माल प्रैक्टिसेस हैं या फिर अनस्क्रप्चर्स हैं, उससे एक कंज्यूमर को बचाने के लिए, ठीक है, जो भी चीजें परफॉर्म की जाएंगी या फिर जो भी मेजर्स अपनाए जाएंगे वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के तहत आएंगी, ठीक है। तो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको स्पीडी रिकवरी दी जाती है या फिर रिजल्ट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ग्रीविनेंस 3 लेवल पे दी जाती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर, जहां पर एक कंज्यूमर क्या कर सकता है, अपनी कंप्लेन दर्ज करवा सकता है। हाँ जी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 was enacted for better protection of the interest of the consumer। कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। द प्रोविजन ऑफ द एक्ट केम इनटू फोर्स, ये लागू कब हुआ, अप्लाई कब हुआ, 15/4/1987। यानी कि आपसे पेपर में पूछा जाए कि एक्ट बताओ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का, तो आप कहेंगे 1986। तो आपसे ये पूछे कि एनेक्ट कब हुआ, केम इनटू फोर्स, केम इनटू फोर्स, तो आप कहेंगे 15/4/1987। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है जो इंपोजेस स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑन ए मैन्युफैक्चरर इन केस ऑफ ए सप्लाई ऑफ डिफेक्टिव गुड्स बाय हिम एंड ए सर्विस प्रोवाइडर इन केस ऑफ ए डेफिशिएंसी इन रेंडरिंग ऑफ इट्स सर्विसेज। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या करता है, इंपोज का मतलब होता है थोपना, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी किसके ऊपर, मैन्युफैक्चरर की लाइबिलिटी बनाता है। किस केस में, अगर उसने क्या दी है, डिफेक्टिव गुड्स आपको दी है। एक मैन्युफैक्चरर के द्वारा अगर आपको डिफेक्टिव गुड्स प्रोवाइड की गई हैं तो उसकी लाइबिलिटी क्रिएट करने का काम करता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। इसी तरह कोई सर्विस प्रोवाइडर है, उसने आपको क्या दी है, डेफिशिएंसीज है उसकी सर्विसेज में काफी सारी, ठीक है, कमियां पाई गई हैं, तो उसकी भी लाइबिलिटी क्रिएट करने का काम करता है हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ठीक है, हिस्ट्री क्या है इसकी, ठीक है। द एक्ट वाज पास्ड इन लोकसभा, मैंने बताया कि पहले लोकसभा में 9 दिसंबर 1986 को, 9 दिसंबर 1986, एंड इट केम इनटू फोर्स 1 जुलाई 1987। राज्यसभा ने इसको पास किया 10 दिसंबर 1986, ठीक है। प्रेसिडेंट ने असेंट्स दी इसको 24 दिसंबर 1986। पब्लिश इन गजट में कब पब्लिश हुआ, 26 दिसंबर 1986। देखिए, लोकसभा में पास हुआ 9 दिसंबर 1986, राज्यसभा में पास हुआ 10 दिसंबर 1986, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इस पर अपनी असेंट दिया, सहमति दी 24 दिसंबर 1986, ठीक है। उसके बाद गजट में पेश हुआ 26 दिसंबर 1986 में, ठीक है। अब अप्लाई कब हुआ, ठीक है, अप्लाई कब हुआ, अप्लाई की डेट अपन ने पढ़ी थी 15/4/1987, यहाँ एक डेट है 1/7/1987, ठीक है, इसको आप वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है जी। ये इसका सफर था, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देन गजट नोटिफिकेशन, देन केम इनटू फोर्स। अब इसकी फीचर क्या है, इट अप्लाई टू ऑल गुड्स सर्विसेज अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस अनलेस स्पेसिफिकली एग्जम्प्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जब तक कि कोई चीज सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एग्जम्प्ट नहीं की गई होगी, छूट नहीं दी गई होगी, ठीक है, तो उसके अलावा ये क्या करेगा, सारी गुड्स और सर्विसेज पर क्या होगा, अप्लाई होगा। ये क्या होता है, अप्लाई होता है ऑल गुड्स और सर्विसेज एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, सभी गुड्स और सर्विसेज और जितने भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कोई करता है, ठीक है, उनके ऊपर ये अप्लाई होता है ये वाला एक्ट, जब तक कि कोई भी चीज स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या की हो, एग्जम्प्ट ना की हो। ये कवर करता है ऑल सेक्टर, चाहे प्राइवेट हो, चाहे पब्लिक हो, चाहे कोऑपरेटिव हो, ठीक है। पेपर में सवाल सिंपल सा बनता है, आ जाए सवाल, ठीक है, आ जाए सवाल ये कि जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, ठीक है, ये किस किस पर एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि ये प्राइवेट, पब्लिक और कोऑपरेटिव सभी के ऊपर एप्लीकेबल होता है, ठीक है। ये क्या करता है, इट प्रोवाइड्स फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल बनाता है, किस लेवल पे, 3 लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और
डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है। लेवल्स टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए हाँ जी, ये क्या करता है, इट प्रोवाइड्स फॉर एस्टेब्लिशमेंट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल को स्थापित करता है, ठीक है, सेंट्रल स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, किस लिए, कंज्यूमर के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। ये 3 टायर क्वासी जुडिशियल मशीनरी है टू डील विद द कंज्यूमर ग्रीवेंस एंड डिस्प्यूट, कंज्यूमर के ग्रीवेंस और डिस्प्यूटेड को डील करने के लिए ये 3 टायर 3 लेवल पर क्वासी जुडिशियल मशीनरी बनाई गई है। ये क्वासी जुडिशियल जो मशीनरी है 3 लेवल पे काम करेगी, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, एक स्टेट लेवल पे, तीसरा हमारा करेगी ये नेशनल लेवल पे या फिर सेंट्रल लेवल पे। हाँ जी, यहां तक समझ में आया? हाँ जी सर। ओके, हाँ जी, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1996 इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट। अब ये तो हमें पता चली गया कि हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्यों स्टैब्लिश किया था, ये कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए किया था, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए किया था, ठीक है। और कंज्यूमर के जो राइट हैं उनको सेफ गार्ड, यानी कि उनको, उनके जो राइट हैं वो कोई छीन ना सके, वो सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए हमने क्या किया था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को बनाया गया था, ठीक है। अब राइट कौन कौन से हो सकते हैं? राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर हैजार्डियस टू लाइफ, आपके जीवन को नुकसान पहुंचाने के लिए जो गुड्स हैं और सर्विसेज हैं, ठीक है, उसके बारे में कोई मार्केटिंग करता है विदाउट डिफाइनिंग द पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट आप क्या कर सकते हो, कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हो। आपको कोई सामान बेचता है विदाउट डिफाइनिंग द कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है, उसकी मार्केटिंग करता है गुड्स और सर्विसेज की जो हैजार्ड्स हैं, सॉरी हैजार्डियस हैं लाइफ के लिए, ठीक है, तो वो उसका, आप उससे सेफ गार्डिंग आपके पास क्या है, राइट है। सेकेंड है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्म्ड का मतलब होता है सूचना पाने का अधिकार, अबाउट द क्वालिटी, क्वांटिटी, पोटेंसिटी, प्योरिटी, स्टैंडर्ड एंड प्राइस ऑफ द गुड्स और सर्विसेज सो एज टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। कहने का मतलब क्या है, जब भी आप कोई गुड्स बाय करने जाते हैं तो आपके पास राइट है पूछने का, भैया किस क्वालिटी का है, कितनी क्वांटिटी आएगी, क्या रेट है, इसकी प्योरीफाई रेट क्या है, मतलब कितना ये प्योर है। जैसे आप लोग गोल्ड लेते हो, ठीक है, गोल्ड लेते हो तो आप पूछते हो ना भैया 24 कैरेट है या 22 कैरेट है, आपके पास किस स्टैंडर्ड का है, प्राइस क्या है, आफ्टर सेल सर्विसेज होंगी या नहीं होंगी, हाउ टू ऑपरेट, इसको ऑपरेट कैसे करना है, ये सब सारे चीजें इंफॉर्मेशन पाने का आपके पास राइट है, उसको बोलते हैं राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि हम लोग खांसी की दवाई बच्चों को देते हैं तो उसके ऊपर मेंशन होता है, क्लियरली मेंशन होता है कि हाउ टू यूज, ठीक है, हाफ स्पून देनी है बच्चों को, 1 से 2 स्पून लेनी है बड़ों ने, ठीक है, या फिर कोई मशीनरी लेके आते हो तो उससे क्लियरली मेंशन होता है, उसके साथ आप लोग पूछ सकते हो कि हाँ जी आफ्टर सेल सर्विसेज होंगी या नहीं होगी। इंफॉर्मेशन के, सॉरी, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड में क्या आएगा, क्वालिटी, क्वांटिटी, पोटेंसिटी, प्योरिटी, स्टैंडर्ड, प्राइस ऑफ गुड्स, सर्विसेज, सब पूछने का आपके पास क्या है, राइट है। राइट टू बी एश्योर्ड, एश्योर्ड का मतलब क्या है, विश्वास, whenever possible access to a variety of goods and services in a competitive market price, आपके पास राइट है, आपके ऊपर कोई थोप नहीं सकता कि आपने यही गुड्स लेनी है, आपके पास कंपिटेटिव प्राइस है, आप लोग मार्केट में निकलते हो, एक आदमी इतने की दे रहा है, दूसरा इतने की दे रहा है, तीसरा इतने की दे रहा है, चौथा इतने की दे रहा है, आपको जहां पर क्वालिटी बढ़िया और कंफर्ट मिलेगी और सही रेट पर मिलेगी वहां से आप लोग बाय करोगे, ये आपका राइट है। राइट टू बी हियर्ड, सुनवाई का अधिकार, ठीक है, राइट टू बी हियर्ड एंड टू बी अश्योर्ड दैट द कंज्यूमर्स इंटरेस्ट विल रिसीव ड्यू कंसिडरेशन एट एप्रोप्रिएट फॉर, भी कहने का मतलब है अगर आपके साथ कोई ठगी हो जाती है, ठीक है, तो आपको सुनवाई का अधिकार है कि आपकी जो भी बात है वो सुनी जाएगी एट ए एप्रोप्रिएट फॉर्म, एप्रोप्रिएट डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल, जहां पॉसिबल होगा वहां आपकी ग्रीवेंस सुनी जाएगी। नेक्स्ट है राइट टू सीक रिड्रीजल अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस आज बिजनेसमैन ने अपनाए हैं आपके साथ, ठीक है, उसके अगेंस्ट क्या है, आपको रिड्रीजल, रिड्रीजल का मतलब होता है निवारण, आप क्या कर सकते, कंप्लेन कर सकते हो वही डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पे, ठीक है। कंज्यूमर एजुकेशन, किसी चीज के बारे में, वस्तु गुड्स के बारे में पूरी जानकारी लेने का,
उसके बारे में शिक्षा प्राप्त करने का क्या है, आपको पूरा राइट है। समटाइम आपने देखा हो कि कुछ छोटी मिनी वैन्स या बसेस घूम रही होती हैं, अवेयरनेस कंपेनियन चलाती हैं, ठीक है, अवेयरनेस कंपेनियन चलाती हैं। जैसे कोविड के टाइम पे अवेयरनेस कंपेनियन चलाया गया था कि इंजेक्शन के बारे में बताया गया था, आप ऐसा करने से ऐसा कुछ नहीं होगा, इसका ये फायदा रहेगा, इसका ये फायदा रहेगा। तो वो क्या चला, अवेयरनेस कंपेनियन भी, मतलब कंज्यूमर को एजुकेट किया गया था, उसको एजुकेशन लेने का भी आपके पास क्या है, राइट है। तो आपने कौन कौन से राइट पढ़े, आपसे पढ़ा राइट टू बी प्रोटेक्टेड against marketing of goods and services which is hazardous to life, right to be informed। थर्ड आपने पढ़ा राइट टू बी assured, राइट टू बी heard, राइट टू बी seek redressal, राइट टू बी कंज्यूमर एजुकेशन। ठीक है, ये और कुछ राइट हो सकते हैं, सेफ्टी का भी राइट है, इंफॉर्मेशन लेने का राइट है, चॉइस करने का राइट है, हियर्ड का राइट है, सीक रेजल कंज्यूमर एजुकेशन का भी है, बेसिक नीड को पूरा करने का भी राइट है, हेल्थी एनवायरनमेंट मिले आपको किसी काम पर या फिर जहां आप रह रहे हैं, तो वो भी आपका क्या है, राइट है। ये सारे के सारे क्या है, कंज्यूमर के राइट है। ठीक है, अब बेसिक राइट कौन कौन से होते हैं, राइट टू कंफर्टेबिलिटी, सिक्योरिटी। अब आप किसी सोसाइटी में रह रहे हैं, ठीक है, हम किसी सोसाइटी में रह रहे हैं, तो हमारा राइट है कि हम लोग कैसा जीवन जिए, कि राइट टू कंफर्टेबिलिटी भी, मतलब हम लोग कंफर्ट जोन में रहें, सिक्योरिटी हो हमारी और सेफ्टी हो, हमें सुरक्षा भी मिले। ठीक है, सेकंड है राइट टू चूज, कोई भी प्रोडक्ट और सर्विसेज चूज कर सकते हो, ऐसा तो नहीं आप बाहर निकले और आपके ऊपर प्रोडक्ट थोप दिया। राइट टू रिसीव ट्रू इन्फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज, प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में ट्रू इन्फॉर्मेशन लेने का राइट है आपके पास, कंप्लेन करने का राइट भी है। ठीक है, एडवोकेसी प्रोटेक्शन एंड डिस्प्यूट सेटलमेंट, आपकी जो डिस्प्यूट हो गया किसी के साथ, उसको सेटलमेंट करने के लिए आपको स्पेशली क्या प्रदान की गई है, 3 टायर क्वासी जुडिशियल लेवल प्रोवाइड किए गए हैं, किस लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पर। ठीक है, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट राइट, आपको अपने अधिकारों के बारे में भी प्राप्त करने का अधिकार है, कि आपके राइट कौन कौन से हैं। राइट टू बी सर्व्ड एंड ट्रीटेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, आपके साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ऐसा आपके साथ ट्रीट ना किया जाए, ये भी आपका राइट है। राइट टू सीक कंपनसेशन एंड रिजल्ट, अब आपके साथ कोई डिस्प्यूट हो गया, आपको कोई डिफेक्टेड गुड्स मिल गई, ठीक है, उसका कंपनसेशन जो प्राय हो सकता है, वो भी आपको क्या करने का अधिकार है, प्राप्त करने का अधिकार है। तो बेसिक राइट ऑफ कंज्यूमर में आपने क्या पढ़ा, कि राइट टू कंफर्टेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी का राइट है, प्रोडक्ट और सर्विसेज चूज करने का राइट है, रिसीव ट्रू इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने का राइट है प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में, राइट टू कंप्लेन टू एंड टू बी हियर, कंप्लेन करने का और सुनवाई करने का अधिकार है। ठीक है, प्रोटेक्शन का और डिस्प्यूट सेटलमेंट का राइट है आपका। ठीक है, इन्फॉर्म्ड, अपने राइट के बारे में इंफॉर्मेशन लेने का राइट है। ठीक है, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन आपसे ट्रीटमेंट किया जाए, ये भी आपका राइट है। ठीक है, आपको कंपनसेशन मिले प्राप्त करने का, अगर कोई डिस्प्यूटेड सामान आपको मिला है, आपका नुकसान हुआ है, तो आपको कंपनसेशन प्राप्त करने का भी राइट है। ठीक है, ये वही चीजें आगे हम लोगों ने जो ऊपर पढ़ी है। राइट टू सेफ्टी, सेफ्टी किस सेफ में, कि हैजार्डियस गुड्स और सर्विसेज के केस में आपको राइट ऑफ सेफ्टी मिलेगा। इन्फॉर्म्ड किस केस में, क्वालिटी के बारे में, क्वांटिटी के बारे में, पोटेंसिटी, प्योरिटी, स्टैंडर्ड और प्राइस ऑफ गुड्स के बारे में इन्फॉर्म होना का राइट है। राइट टू चूज, अब क्या क्या चूज कर सकते हो, अपनी मर्जी से वैरायटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज चूज कर सकते हो कॉम्पिटिटिव प्राइस पर। सुनवाई का अधिकार, राइट टू बी हियर्ड, ड्यू कंसिडरेशन एट एप्रोप्रिएट फॉर्म, भी जो भी एप्रोप्रिएट फॉर्म आपके लिए बनेगी, जिस लेवल की आपकी कंप्लेन होगी, वहां पर आपको सुनवाई का राइट है, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल हो सकता है, स्टेट लेवल हो सकता है और नेशनल लेवल हो सकता है। ठीक है, राइट टू सीक रिड्रेसल, राइट टू सीक रिड्रेसल का मतलब है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस और स्कल्पचर्स एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, अगर कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, तो उसके अगेंस्ट रिड्रेसल का मतलब क्या है, कि मैं आपको निवारण का राइट है, कि आपके जो समस्या है उसका निवारण किया जाए, उसको दूर किया जाए। ठीक है, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, राइट टू एक्वायर द नॉलेज स्किल टू बी इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर थ्रू आउट द लाइफ, पूरे जीवन काल में वस्तुओं सेवाओं के बारे में और अपने राइट्स के बारे में, ठीक है, आपको एजुकेशन प्राप्त करने का भी राइट है। ठीक है, हाँ जी, ये क्या कहता है कंज्यूमर की, अब कंज्यूमर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर अपने को राइट तो दे दिए, अब आपको ये भी पता है कि जहां आपको राइट मिलते हैं वहां आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी मिलती हैं। क्या मिलती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी मिलती हैं, जहां राइट मिलेगा वहां रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी मिलेगी। कंज्यूमर मस्ट एक्सरसाइज हिज राइट, कंज्यूमर को अपने अधिकारों का, अब देखो आप और मेरे पास राइट है,
हमें कोई ठग ले तो हमने अपने राइट ही नहीं यूज किए, तो इसमें तो हमारी बेवकूफी है ना। तो कंज्यूमर की जिम्मेवारी बनती है कि अपने राइट की एक्सरसाइज करे, अपने राइट को यूज करे। द कंज्यूमर मस्ट सेलेक्ट द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू हिज प्रेफरेंसेस, ही मस्ट फाइल ए कंप्लेंट इफ ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। सिंपल सी बात है कि आपको जो राइट है चॉइस करने का, अपनी प्रेफरेंस के मुताबिक सामान खरीदो। अगर वो उसी क्वालिटी सेम क्वालिटी में जैसा बताया गया नहीं निकलता, आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आप कंप्लेन करो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट के बारे में। सेकंड, cautions consumer, the consumer should not blindly believe on the words of the seller। बहन जी ले जाओ, बढ़िया क्वालिटी का निकलेगा मैडम, आप ले जाइए, ऐसी बातों में विश्वास नहीं करना। ठीक है, ही मस्ट इंसिस्ट ऑन गेटिंग फुल इंफॉर्मेशन ऑन क्वालिटी क्वांटिटी। आपके पास राइट है कि हाँ जी पहले इसके बारे में मुझे अवेयरनेस तो बताओ, जो सामान आप मेरे को बेच रहे हो उसकी क्वालिटी क्वांटिटी यूटिलिटी और प्राइस क्या है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उससे हम लोग पूछें। नेक्स्ट है कंज्यूमर मस्ट बी क्वालिटी कॉन्शियस। अब क्वालिटी कॉन्शियस होना चाहिए अपने को। अकॉर्डिंग टू दिस कंज्यूमर हिमसेल्फ स्टॉप्स कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। अब हमें भी अगर अपने राइट का प्रॉपरली यूज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज करना स्टॉप करना पड़ेगा, प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में कॉम्प्रोमाइज करना स्टॉप करना पड़ेगा। वाइल परचेजिंग द गुड्स और सर्विसेज कंज्यूमर मस्ट लुक फॉर क्वालिटी मार्क्स देखना चाहिए, जैसे आईएसआई मार्क है, एक मार्क है, आईएसओ है, वुल मार्क है, इन सब के बारे में क्या करना चाहिए, हमें देखना चाहिए। ठीक है, हमें क्वालिटी से समझौता नहीं करना चाहिए। सिंपल सी बात है कि क्वालिटी से समझौता नहीं करना चाहिए। ये हमारा क्या है, क्वालिटी कॉन्शियस हमें बनना चाहिए अगर हमें अपने राइट यूज करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इंसिस्ट टू कैश मेमो। भाई कैश मेमो का मतलब क्या है, टू फाइल ए कंप्लेंट। अब आप मेरे से कोई सामान खरीद के लेके गए, मैंने आपको कोई बिल नहीं दिया, कोई रसीद नहीं दी, ठीक है, तो मैं तो मुकर जाऊंगा। तो कैश मेमो लेने के लिए आपको क्या करना चाहिए, इंसिस्ट करना चाहिए टू फाइल ए कंप्लेंट। द कंज्यूमर नीड्स एविडेंस चाहिए आपको कि मैंने आपसे सामान खरीदा है, इस बात का एविडेंस चाहिए। तो कैश मेमो इज द एविडेंस। बिल काट के दिया होगा उसने, वो प्रूफ होगा कंज्यूमर के पास कि मैंने आपको गुड्स एंड सर्विसेज ली थी और आपको पैसे दिए थे। अगर कंप्लेन करनी है तो ये चीज रसीद मांगनी जरूरी है। नेक्स्ट है फिलिंग कंप्लेंट्स फॉर द रिड्रेसल ऑफ जेन्युइन ग्रीविनेंस। भी आपकी ग्रीविनेंस जेन्युइन होनी चाहिए, क्योंकि आपने जो प्रोडक्ट यूज किया है उस प्रोडक्ट को क्या किया जाएगा, दोबारा से यूज किया जाएगा, लैब में टेस्ट किया जाएगा। द कंज्यूमर मस्ट फाइल ए कंप्लेन इवन फॉर ए स्मॉल लॉस। आपको कंप्लेन करनी चाहिए बेशक छोटा छोटा लॉस हो, परंतु दिस अवेयरनेस अमंग कंज्यूमर विल मेक द सेलर मोर कॉन्शियस टू सप्लाई क्वालिटी प्रोडक्ट। तो इससे क्या होगा, अगर आप छोटी छोटी कंप्लेन, छोटे छोटे लॉस के लिए भी कंप्लेन होनी शुरू हो गई, तो इससे सेलर क्या होगा, कॉन्शियस रहेगा क्वालिटी के बारे में। परंतु आपकी जो ग्रीविनेंस है वो इट मस्ट बी जेन्युइन। कंप्लेन क्या होनी चाहिए, जेन्युइन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें कोई डिफेक्ट निकला है नहीं, ठीक है, आपने फ्रॉड करने के मकसद से क्या कर दिया, कंप्लेन कर दी, ऐसा नहीं करना। हाँ जी, इंपॉर्टेंस क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, इंपॉर्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू द कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की इंपॉर्टेंस क्या है। पहला है अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या है, अनऑर्गेनाइज है, अकेला अकेला है। कहते हैं इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया कंज्यूमर आर नॉट ऑर्गेनाइज। कंज्यूमर संगठित नहीं है, एक साथ नहीं है। देर आर वेरी फ्यू कंज्यूमर, कुछ फ्यू कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है जो काम कर रही है प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या करता है, प्रोवाइड पावर देता है, राइट देता है दीज ऑर्गेनाइजेशन एज दीज ऑर्गेनाइजेशन कैन फाइल ए केस बिहाफ ऑफ द कस्टमर। ठीक है, अब आपको इसका एग्जांपल मैं दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से दूं। ठीक है, आप लोगों ने ये देखा होगा कि सभी शहरों में लगभग क्या बने हुए हैं, महिला मंडल या महिला संगठन बने हुए हैं। ठीक है, ये किस लिए बने हुए हैं कि एक अकेली औरत अगर कंप्लेन करे तो वेटेज नहीं बनती, परंतु वो अपनी बात इनके थ्रू रखेगी तो बात में दम होगा। तो इसी तरह क्या कहता है कि डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया में जो कंज्यूमर है वो संगठित या ऑर्गेनाइज नहीं है। कुछ एक कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है जो काम कर रही है इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर के लिए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या देता है, पावर देता है
किसको, इंडियन ऑर्गेनाइजेशन को, कि कंज्यूमर के बिहाफ पर क्या कर सके, केस कर सके या सूट फाइल कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है कंज्यूमर इग्नोरेंस। सेकंड लॉजिक क्या है, कंज्यूमर इग्नोरेंस। ठीक है, अब कंज्यूमर इग्नोरेंस का मतलब क्या है, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है हमारा, ये क्या करता है, it spread awareness so that the consumer can know about the various legal agencies where they can approach to protect their interest। ये क्या करता है, कंज्यूमर को अवेयर करता है, जागरूक करता है कि कहां कंज्यूमर जाकर अपनी कंप्लेन कर सकता है या फिर किन के थ्रू जाकर अपनी कंप्लेन दर्ज करवा सकता है। ठीक है, अगर किसी कंज्यूमर को नहीं पता तो ये एक अवेयरनेस चार्ट लगाते हैं, भी अवेयरनेस फैलाते हैं कि मान लो फलाने नाम की एक कंज्यूमर अवेयरनेस सोसाइटी खुली हुई है। ठीक है, एक कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन खुली हुई है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, हमारे पास अपनी कंप्लेन दर्ज करवा सकते हो। ये क्या करता है, कंज्यूमर को अवेयर करता है। थर्ड है वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर। कहता है देयर इज अ लॉट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर एज बिजनेसमैन यूज वेरियस अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस टू चीट एंड एक्सप्लॉइट कंज्यूमर। ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या करता है, प्रोवाइड करता है सेफ गार्ड टू कंज्यूमर फ्रॉम सच एक्सप्लॉयटेशन। कहता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या फायदा देता है कंज्यूमर को, क्योंकि कंज्यूमर को बहुत सारी जगह पर एक्सप्लॉयटेशन होता है। एक्सप्लॉयटेशन कैसे हो, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा कि भैया 1 kg सामान दे दो, तो उसने क्या किया, आपको तोल के 950 ग्राम दिया, ये भी एक तरह का एक्सप्लॉयटेशन है। पैसे 1 किलो के लिए परंतु 950 ग्राम सामान दिया, यहाँ भी आपसे क्या हो रही है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस यूज किया जा रहे हैं। तो इन सब चीजों के एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो क्या करता है, कंज्यूमर की हेल्प करता है। अब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंस है, बिजनेस के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। हाँ जी, बिजनेस यूज सोसाइटी के रिसोर्सेज, बिजनेस जहां कहां लगाया जाता है, बिजनेस एक सोसाइटी में लगाया जाता है। तो बिजनेस क्या करता है, सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज करता है। तो बिजनेसमैन यूज द रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी, दे अर्न प्रॉफिट बाय सप्लाइंग गुड्स एंड सर्विसेज टू द मेंबर ऑफ द सोसाइटी, दे मस्ट यूज दीज रिसोर्सेज फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंज्यूमर। अब इंपॉर्टेंस फ्रॉम द बिजनेस, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, क्योंकि हम लोग सोसाइटी, बिजनेस कहां लगाते हैं, सोसाइटी में, रिसोर्सेज कहां यूज करते हैं, सोसाइटी से। तो यहाँ पर जो गुड्स एंड सर्विसेज बनेंगी यहाँ पर, वो भी कहां सेल करते हैं, सोसाइटी को, उसी से हम लोग क्या कमाते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं। तो इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एक बिजनेस की कि हम लोग इन रिसोर्सेज का कैसे यूज करें फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर के बेनिफिट के लिए इसका यूज करें। नेक्स्ट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है, CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कहता है अब बिजनेस में है सोशल ऑब्लाइजेशन टुवर्ड्स कस्टमर, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेसमैन टू प्रोवाइड क्वालिटी गुड्स एट रीजनेबल प्राइस। कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या करता है, गाइड करता है बिजनेसमैन टू प्रोवाइड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अपन ने पढ़ा है कि आप बिजनेस लगाते हैं सोसाइटी में, सोसाइटी से रिसोर्सेज प्राप्त करते हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज आप कस्टमर को सेल कर रहे हो, ठीक है, वो किस क्वालिटी के हो, वो गुड क्वालिटी के हो। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है किसकी, बिजनेस की, अच्छी क्वालिटी के और कम प्राइस पर क्या हो, वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करवाए। नेक्स्ट है गवर्नमेंट इंटरवेंशन। कहता है अगर बिजनेसमैन चाहता है कि सरकार उस समय आपके बिजनेस में इंटरवेंशन ना करे, अगर बिजनेसमैन चाहता है कि सरकार आपके काम में इंटरवेंशन ना करे, तो दे शुड नॉट इन्वॉल्व अनफेयर प्रैक्टिस नहीं करने चाहिए। तो बिजनेसमैन शुड वॉलंटरी इन्वॉल्व इन द एक्टिविटीज विच प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई बिजनेसमैन चाहता है कि सरकार मेरे काम में कोई दखल अंदाजी ना करे, तो उसको अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं अपनानी चाहिए, इससे बचना चाहिए और ऐसे कामों में अपनी इच्छा से भागीदारी करनी चाहिए जो कंज्यूमर के इंटरेस्ट के लिए काम करते हो। नेक्स्ट है कंज्यूमर इज द पर्पस ऑफ बिजनेस। द बेसिक पर्पस ऑफ बिजनेस इज टू क्रिएट मोर एंड मोर कस्टमर। भी मुख्य उद्देश्य क्या होता है किसी भी बिजनेस का, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को क्रिएट करना होता है, उनको बनाकर रखना होता है। तो बिजनेसमैन क्या कर सकता है, कस्टमर को तभी क्रिएट कर सकता है जब उसको सेटिस्फाई करे। हम लोग किसी दुकान पर दोबारा तभी चढ़ेंगे जब हम वो हमें सेटिस्फाई करेगा, यानी कि अच्छी क्वालिटी की गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, तभी हम अगेन एंड अगेन उसकी दुकान पर विजिट करेंगे। तो ये भी है हमारा फायदा है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ जी, यहां तक अपन ने क्या करना है, पढ़ना है आज के दिन में। ठीक है जी, समझ में आया यहां तक की कहानी। जी सर। ओके जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 8 PM। ओके सर।